दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देख रहे हैं, जिसमें अब तक हम लोगों ने 56 सेट को डिस्कस कर लिया है। आज के सेट में हम लोग सेट नंबर 57 को डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज को नहीं देखा है उसे देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेट का पहला प्रश्न है, सबसे प्राचीन श्रम संगठन है। तो दोस्तों इसमें से सबसे प्राचीन श्रम संगठन कौन सा है? तो वो है AITUC, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। AITUC इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ऑल इंडिया ट्रेड इंडियन संघ इसका फुल फॉर्म है। दोस्तों यह भारत का पहला केंद्रीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन है, जिसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत ऑगस्टस कॉम्टे के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? ऑगस्टस कॉम्टे के द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब वो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी थी? तो पहला था धार्मिक चरण, दूसरा आध्यात्मिक चरण और तीसरा सकारात्मक चरण। दोस्तों ये तीनों चरण इन्होंने सामाजिक विकास के लिए दिया और इनका मकसद जो था वो था सामाजिक व्यवस्था और बदलाव को नियंत्रित करने वाले प्राकृतिक नियम को सामने लाना। अगला प्रश्न है, मिड डे मील कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? दोस्तों आप पहले ये जान लीजिए कि मिड डे मील कार्यक्रम शुरू कब किया गया था। तो इसकी शुरुआत दोस्तों 15 अगस्त 1995 ईस्वी में किया गया। कब? 15 अगस्त 1995 ईस्वी में सबसे पहले तमिलनाडु में मिड डे मील की शुरुआत की गई। इसका वर्तमान नाम दोस्तों मिड डे मील नहीं है, इसका वर्तमान नाम जो है वो बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना रख दिया गया है। तो ये दोस्तों किस कार्यकाल के दौरान शुरू हुआ था? तो ये था 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो 1992 से लेकर 1997 के बीच था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक पुर्तगाल के दूसरे गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली गवर्नर बनकर कब आए थे? तो यह 1509 ईस्वी में गवर्नर बनकर आए थे और 1510 ईस्वी में इन्होंने गोवा पर कब्जा कर लिया था। दोस्तों अल्बुकर्क अपने क्षेत्र के अधीन, जो उनके अधीन क्षेत्र था उसमें सती प्रथा पर भी बैन लगाया था। तो सबसे पहले भारत में सती प्रथा पर बैन लगाने वाले यही गवर्नर थे, पुर्तगाली गवर्नर, जो कि अपने क्षेत्र में लगाए थे। दोस्तों अब बात करें पहला गवर्नर कौन था पुर्तगाली शक्ति का? तो पहला गवर्नर थे अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इन्होंने नीले जल की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी को दिया था। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने दी थी, तो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा करके आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने प्लासी के युद्ध के बारे में कहा था कि यह एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथ बेच डाला? तो दोस्तों ये कथन KM पनिक्कर का है। किसका है? KM पनिक्कर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो यह 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी को सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत हो गई थी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी। तभी इनके हार के बाद ये बात पनिक्कर ने कहा था कि बंगाल के धनी सेठ और मीर जाफर ने मिलकर नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच डाला। अगला प्रश्न है, भारत के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों भारत के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना उत्तराखंड के रुड़की में किया गया था। कहाँ पे? उत्तराखंड के रुड़की में IIT रुड़की का स्थापना हुआ था। ये स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 23 सितंबर
1847 ईस्वी में। किसके द्वारा हुआ था? तो ये डलहौजी के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस चार्टर एक्ट द्वारा देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया था? तो दोस्तों किस चार्टर एक्ट के द्वारा देश के शासन का एकीकरण किया गया था? तो वो था चार्टर अधिनियम 1833। कौन सा था? चार्टर एक्ट 1833। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों इस एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 के नाम से भी जानते हैं। क्या, किस नाम से जानते हैं? तो सेंट हेलेना एक्ट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 के नाम से भी 1833 के चार्टर एक्ट को जानते हैं। इसके तहत दोस्तों भारतीयों को लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में भी हिस्सा लेने का अधिकार दिया गया था। तो क्या हुआ था? देश में केंद्रीयकरण करने के साथ साथ भारतीय जो थे उसको लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में हिस्सा लेने का अधिकार भी दिया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है, मराठा प्रशासन में चौथ और सरदेशमुखी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो दोस्तों चौथ और सरदेशमुखी एक प्रकार का कर था जिन्होंने जो शिवाजी के द्वारा चलाया गया कर था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चौथ क्या था? तो दोस्तों चौथ कर 1/4 भाग पर लगता था और यह जो गैर मराठा थे यानी कि मराठा साम्राज्य से जो बगल के राज्य थे तो उस पर मराठा हमला ना करे उसके लिए लिया जाने वाला कर था चौथ कर। और मराठा साम्राज्य के अंदर जो आते थे उससे सरदेशमुखी कर लिया जाता था। और सरदेशमुखी कर कितना लिया जाता था? तो 1/10%, 1/10 भाग जो है यानी 10% सरदेशमुखी कर लिया जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पेशवाओं को उसके कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम में सजाएं। तो सबसे पहले कौन बने थे पेशवा? तो वो थे बालाजी विश्वनाथ। कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। उसके बाद बाजीराव बने थे, फिर बाजीराव और फिर माधवराव। तो इसका जो क्रम है वो हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एका आंदोलन जो कि एक प्रकार का कृषि आंदोलन है के मुख्य कारणों में क्या शामिल नहीं था? दोस्तों एका आंदोलन में क्या शामिल नहीं है ये पूछ रहा है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन है लगान की दरें 50% से अधिक थी। तो बिल्कुल दोस्तों लगान की फीसदी 50% से अधिक थी। राजस्व वसूली के दौरान जमींदार की दमनात्मक नीति भी इसका कारण था। जो राजस्व वसूलने आता था जमींदार वो उसमें मनमाना वसूली करता था। बेगाड़ की प्रथा थी यानी कि फ्री में काम करवाता था, बेगाड़ी खटवाता था। तो इन सारे कारणों की वजह से ही एका आंदोलन हुआ था जिसके नेतृत्व करता थे मदारी पासी। कौन थे? मदारी पासी। दोस्तों एका आंदोलन हुआ कब था? तो ये 1921 ईस्वी के अंत में यूपी के हरदोई, बहरौच और सीतापुर से शुरू हुआ था ये एका विद्रोह। इसमें सेना में भर्ती होने का दावा जो है ये गलत हो जाएगा, ये शामिल नहीं था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा एका आंदोलन 1921 ईस्वी में यूपी के हरदोई, बहरौच और सीतापुर से शुरू हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता मदारी पासी थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो इसमें से कौन से वो क्रांतिकारी हैं जिसको फांसी की सजा दी गई? तो वो है दोस्तों राजगुरु। राजगुरु के साथ सुखदेव और भगत सिंह को भी 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दिया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी। दोस्तों 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जतीन दास की मृत्यु कैसे हुई दोस्तों? तो जतीन दास की मृत्यु भूख हड़ताल की वजह से हुई। जो राजनीतिक क्रांतिकारी थे उनके हक के लिए ये भूख हड़ताल पे गए थे जतीन दास जी और 63 दिन के भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु, इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद जो है उन्हें जब अंग्रेज़ों ने घेर लिया था तो अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज़ों से मुठभेड़ करने के दौरान जब इनकी गोली ख़त्म हो गई थी और सिर्फ एक गोली बची थी तो इन्होंने खुद को गोली मार ली और देश के लिए कुर्बानी दे दिए। तो चंद्रशेखर आज़ाद की ऐसे मृत्यु भी थी। इसमें से फांसी दी गई थी राजगुरु को। अगला प्रश्न है,
प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ को इन नाम से भी जाना जाता है, यानी आनंद मठ को किस नाम से जाना जाता है, इसमें से ऑप्शन में से वो आपको बताना है। तो दोस्तों आनंद मठ ये लिखा किसने था, तो इनके रचनाकार थे बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने 1882 ईस्वी में इस आनंद मठ की रचना किए थे। और दोस्तों आनंद मठ से ही वंदे मातरम लिया गया। आनंद मठ को और किस नाम से जानते हैं, तो बंगाली देशी भक्ति का बाइबल भी इसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बंगाली देशभक्ति का बाइबल। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में किसने दास व्यापार पर रोक लगाई थी? तो दोस्तों ब्रिटिश भारत में दास व्यापार पर रोक लगाए थे लॉर्ड एलनबरो। कौन लगाए थे? लॉर्ड एलनबरो ने इसे अवैध घोषित किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों भारतीय दासता अधिनियम 1843 ईस्वी के तहत लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा पर रोक लगाई थी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि दास प्रथा का उन्मूलन किसके समय में हुआ था, तो विलियम बेंटिंग के टाइम पे अगस्त 1833 ईस्वी में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश सरकार ने 1857 के बाद किस आंदोलन के दौरान सबसे निर्मम दमन किया था? 1857 में तो बहुत ही निर्मम दमन किया ही गया था। उसके बाद कब किया गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों शुरू कब हुआ था, तो ये 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने मुंबई के ग्वालियर टैंक से शुरू किया था। कहाँ से? मुंबई के ग्वालियर टैंक से गांधी जी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और अंग्रेज ने अगले ही दिन ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर सभी कांग्रेसी नेता या फिर जो भी नेता थे, वरिष्ठ नेता थे उस टाइम के, सबको गिरफ्तार कर लिया गया और इस आंदोलन को समाप्त करने की नीति बनाई। तो अगर आपसे कौन सा ऑपरेशन पूछे तो याद रखिएगा ऑपरेशन जीरो आवर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत की शुरुआत की? तो दोस्तों इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत की शुरुआत शाहजहां के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों शाहजहां इलाही संवत की जगह हिजरी संवत को लाया था, लेकिन हिजरी संवत सबसे पहले शुरू कब किया गया था? तो हिजरी संवत की शुरुआत खलीफा उमर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? खलीफा उमर के द्वारा। और इलाही संवत की शुरुआत किसने की थी? तो इलाही संवत की शुरुआत अकबर ने 1583 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे रायन की उपाधि प्रदान की थी? तो दोस्तों रायन की उपाधि राजा रामचंद्र को दिया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा निम्नलिखित में से किसकी रचना थी? तो दोस्तों हुमायूंनामा हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम द्वारा की गई एक रचना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की। अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा में जो है दोस्तों हुमायूं के जीवन काल के जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो सारी चीज़ का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ बौद्ध विहार का विशालतम समूह मिलता है? तो बौद्ध विहार का विशालतम समूह जुन्नार से मिलता है। कहाँ से? जुन्नार से। ये जुन्नार स्थित कहाँ है? तो दोस्तों यह पश्चिमी भारत के महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है, जहाँ से टोटल 130 बौद्ध गुफाएं मिली हैं। कितनी? 130 बौद्ध गुफाएं जुन्नार से मिली है, इसलिए ये स्थल बौद्ध विहार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार से प्राप्त सबसे प्राचीन आहत या फिर पंचमार्क सिक्के किस धातु के हैं? तो दोस्तों आहत या पंचमार्क के सिक्के चांदी धातु के हुआ करते थे और इसका आकार जो था वो निश्चित नहीं हुआ करता था, ये अनिश्चित आकार का होता था। तो किस धातु का था? चांदी का। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आहत या पंचमार्क सिक्का चलाया कब गया था? दोस्तों यह 6ठी से 2री सदी ईसा पूर्व के बीच चला था। अगला प्रश्न है,
वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम किस अभिलेख में हैं? तो दोस्तों मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य ये बोगज कोई अभिलेख से मिले हैं। कहाँ से? बोगज कोई अभिलेख से। ये बोगज कोई अभिलेख कहाँ खोजा गया है दोस्तों? तो ये तुर्की में खोजा गया। कहाँ पे? तुर्की में। और बोगज कोई अभिलेख दोस्तों यह 1400 ईसा पूर्व पुराना है। अगला प्रश्न है, किस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचाथिक कहा गया? पंचाथिक किस अनुयायी को कहा गया? तो दोस्तों पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी को पंचाथिक कहा गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में कुल कितने विक्रमादित्य की चर्चा है? तो दोस्तों भारतीय इतिहास में कुल 14 विक्रमादित्य की चर्चा है, जिसमें से सबसे प्रमुख कौन है? तो सबसे प्रमुख चंद्रगुप्त द्वितीय थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों विक्रमादित्य का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है वीरता का सूर्य। अगला प्रश्न है, 9वीं शताब्दी के मध्य में सुलेमान नामक अरबी व्यापारी ने भारत की यात्रा के बाद लिखे वृत्तांत में किस वंश के साम्राज्य को रुहमा कहा था? तो दोस्तों रुहमा किसको कहा था? तो ये पाल वंश के साम्राज्य को कहा गया था। किसको कहा गया था? तो पाल वंश के साम्राज्य को रुहमा कहा गया था। सुलेमान जो कि एक अरबी व्यापारी थे, उन्होंने पाल साम्राज्य को देखकर उसे रुहमा का नाम दिया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र किसके शासनकाल से संबंधित था? तो दोस्तों वसुमित्र कनिष्क से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वसुमित्र दोस्तों यह चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता किए थे। चौथी बौद्ध संगीति की। वसुमित्र एक बौद्ध दार्शनिक है और यह कुषाण साम्राज्य कनिष्क के समय में ही हुआ था। चौथा बौद्ध संगीति तो कनिष्क से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दशराज युद्ध का उल्लेख हमें किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों दशराज युद्ध का अभिलेख यह ऋग्वेद के 7वें मंडल में चर्चा की गई है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दशराज युद्ध को दोस्तों 10 राजाओं का युद्ध भी कहा जाता है। इसमें भरत के राजा सुदास और कबीले के बीच हुए युद्ध की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालानुक्रम व्यवस्थित करिए। तो दोस्तों मगध साम्राज्य में सबसे जो पहले आया था वो हर्यक वंश थे। तो हर्यक वंश ये 544 ईसा पूर्व में आए थे। इसकी स्थापना बिंबिसार के द्वारा किया गया था। नंदवंश की कहें तो नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे और ये 344 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई थी। मौर्य वंश की बात करें दोस्तों तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और इसकी स्थापना 321 ईसा पूर्व था। और शुंग वंश की बात करें तो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। और यह 185 ईसा पूर्व इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका जो सही कालानुक्रम हो जाएगा वो हो जाएगा 4, 1, 3 और 2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद अमर सिंह जो कि कुंवर सिंह के भाई थे, छोटे भाई, ने नेतृत्व संभाला। बाद में सरकार ने उन्हें क्या किया? तो दोस्तों बाद में अमर सिंह को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और फिर फांसी दे दी गई थी इनको। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनको पकड़ा कहाँ से गया था दोस्तों? तो इनको नेपाल से पकड़ा गया था। प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। एक तरफ मूल अधिकार दिया हुआ है, दूसरा तरफ उससे संबंधित अनुच्छेद दिया हुआ है। मूल अधिकार की चर्चा किसमें दोस्तों? तो इसमें भाग 3 में मूल अधिकार की चर्चा है। तो चलिए देखते हैं। पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच है, बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के बीच है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार यह 25 से 28 के बीच में। तो सभी के सभी सीधे सीधे सुमेलित है। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 1, 2, 3 और 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सी रीट जारी करती है? तो दोस्तों सबसे पहले जानिए रीट जारी किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है रीट। तो ये सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी करते हैं, जबकि हाई कोर्ट आर्टिकल नंबर 226 के तहत रीट जारी करते हैं। रीट 5 प्रकार का होता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध। तो जिसमें किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को जब न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु रीट जारी की जाती है तो वो रीट होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं। लोक लेखा समिति, इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। 22 सदस्य में से लोकसभा से 15 सदस्य होता है और राज्यसभा से 7 सदस्य को चुना जाता है, तो पहला कथन सही है। दूसरा है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं, तो जैसा भी हम लोगों ने देखा बिल्कुल सही है ये भी कथन। तीसरा है, कोई मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। तो दोस्तों कोई भी मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता है, ये भी सही है। चौथा है, लोक लेखा समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। लोक लेखा समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का ना होकर 1 वर्ष का होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि गलत ही चुनने को कह रहा था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, भारत में निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देश और नियंत्रण किस में निहित है? तो दोस्तों निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देश और नियंत्रण ये सभी भारत के निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? भारत का निर्वाचन आयोग के अंतर्गत। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। ये इसकी चर्चा दोस्तों आर्टिकल नंबर 324 में किया गया है। अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान में है। तो दोस्तों कल्याणकारी राज्य की अवधारणा नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व ये भाग 4 में इसकी चर्चा की गई है। किसमें? भाग 4 में इसकी चर्चा की गई है, और भाग 4 आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच आता है। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना, ताकि नागरिक अच्छे से इसमें निवास कर सकें। अगला प्रश्न है, किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो दोस्तों मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों अगर बात करें किस संविधान संशोधन से मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो ये 2002 में हुआ था, और इसके तहत एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा। वर्तमान में टोटल 11 मूल कर्तव्य है हमारे संविधान में, और मूल कर्तव्य की चर्चा किस भाग में की गई है दोस्तों? तो भाग 4 के क में मूल कर्तव्य की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं। पहला है हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू प्रपात यह स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर है, बिल्कुल सही है। चचाई प्रपात यह विडस नदी के ऊपर है, बिल्कुल ये भी सही है। धुआंधार जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी के ऊपर है, ये भी सही है। बूढ़ा घाघ प्रपात कांची नदी के ऊपर ना होकर दोस्तों यह बूढ़ी नदी के ऊपर है, और कहाँ पे है? तो ये झारखंड में स्थित है, बूढ़ी नदी पे। दोस्तों बूढ़ा घाघ प्रपात को लौह जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के कुछ भागों में लाल मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों भारत की कुछ भाग में लाल मिट्टी जो पाई जाती है, और उस लाल मिट्टी का रंग लाल होने का जो कारण है वो है फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति। उस मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड होता है, जिसकी वजह से मिट्टी का रंग लाल हो जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
रेड इंडियन जनजाति निम्नलिखित में से कहाँ की मूल निवासी है? तो दोस्तों रेड इंडियन जनजाति या उत्तरी अमेरिका का मूल निवासी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है? तो दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कजाकिस्तान है। कौन सा है? कजाकिस्तान। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है? दोस्तों लैंड ऑफ थंडरबोल्ट यह भूटान को कहा जाता है। इसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं, वो कौन सा है? तो वो है थंडर ड्रैगन। तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट या फिर थंडर ड्रैगन यह भूटान को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है दोस्तों? तो यहाँ हिमालय की घाटी में गड़गड़ाहट के साथ हिंसक तूफान आता है और उसी तूफान की वजह से इसे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शेषाचलम की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों शेषाचलम की पहाड़ी यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, जो कि पूर्वी घाट का एक हिस्सा है। शेषाचलम पहाड़ी यह पूर्वी घाट का ही हिस्सा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दर्रा पूर्वोत्तर भारत में स्थित नहीं है? तो दोस्तों इसमें से कौन सा दर्रा है जो पूर्वोत्तर भारत में स्थित नहीं है? तो वो है नीति दर्रा। कौन सा? नीति दर्रा। नीति दर्रा कहाँ स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जलेपला दर्रा दोस्तों सिक्किम में स्थित है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि भारत और म्यांमार के सीमा पर स्थित है। दीफू दर्रा। बोमडिला दर्रा यह भी अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। तो पूर्वोत्तर भारत में कौन नहीं स्थित है? तो वो है नीति दर्रा। अगला प्रश्न है, स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनता है? तो दोस्तों स्पेन और फ्रांस के बीच पेरेनीज या फिर जिसे पायरेनीज भी कहते हैं, ये सीमा बनाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों पायरेनीज जो है यह भूमध्य सागर से अटलांटिक महासागर तक फैली हुई है। काकेशस की बात करें तो दोस्तों काकेशस ये यूरोप और एशिया महादेश को अलग करता है। अगला प्रश्न है, पंचभद्रा झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों पंचभद्रा झील राजस्थान के बालतेरा जिला में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान के बालतेरा जिला में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों पंचभद्रा झील खारे पानी का झील है। यहाँ पे नमक बनाया जाता है, नमक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ये पंचभद्रा झील। दोस्तों इसमें सोडियम क्लोराइड का जो स्तर है वो 98% है। कितना? 98% इसमें सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रदूषण के अध्ययन में एसपीएम किसे निर्दिष्ट करता है? यानी एसपीएम का फुल फॉर्म क्या है ये पूछ रहा है। तो दोस्तों एसपीएम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जो है इसका फुल फॉर्म होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो दोस्तों रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हॉर्वे के द्वारा 1628 ईस्वी में किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जबकि रॉबर्ट हुक के द्वारा मृत कोशिका की खोज की गई थी। वाटसन और क्रिक के द्वारा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल खोजा गया था। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो दोस्तों जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कीट भक्षी पौधा का उदाहरण है? तो कीट भक्षी पौधा का उदाहरण कौन सा है? तो वो है ड्रोसेरा। कौन सा? ड्रोसेरा। यह कीट भक्षी पौधा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों कीट भक्षी पौधा नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी पे उगता है और वो अपने नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए कीट को अपना शिकार बनाता है और फिर उसे पचाकर उससे नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। इसमें से किसके लिए नाइट्रोजन आवश्यक अवयव नहीं है? तो वो है कार्बोहाइड्रेट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों पादप कोशिका में एड्रेनलिन हार्मोन नहीं पाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन निकलता किससे है? तो दोस्तों यह एड्रेनल ग्रंथि यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। एड्रेनलिन हार्मोन को दोस्तों लरो और उरो हार्मोन भी कहते हैं।
इसको क्यों दोस्तों, एड्रेनलिन हार्मोन कब रिलीज होता है? तो जब आप अचानक से आपके सामने कुछ आ जाता है, या आप डर जाते हैं, या आपको जब बहुत अचानक से गुस्सा आता है, या फिर आप मतलब एक अचानक से होने वाले टाइम पे ये एड्रेनलिन ग्रंथि से एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है, और यह एक दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु लगाया जाता है? तो दोस्तों डीपीटी का टीका डिप्थीरिया, काली खांसी जिसे हम लोग कुकुर खांसी भी कहते हैं, काली खांसी और टिटनेस, इन तीनों के लिए लगाया जाता है डीपीटी का टीका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पी ब्लॉक के समूह का तत्व नहीं है? तो इसमें से कौन सा पी ब्लॉक से संबंधित नहीं है? तो वो है दोस्तों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किस समूह में आता है? तो ये आता है एस ब्लॉक में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा। आज की सेशन का लास्ट प्रश्न है, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। प्रश्न है, वक्रता केंद्र एवं दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं? दोस्तों वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या या फिर मुख्य अक्ष कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों वक्रता त्रिज्या एक काल्पनिक रेखा होती है। तो हमारा आज का सेशन यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।